हेलो फ्रेंड्स, सुपरफास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल पेपर होने वाला है तो आज ही हम सब अतिलहोत्री प्रश्नों को देख लेते हैं जो कल बहुत ही ज़्यादा संभावना व्यक्त करेंगे आने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। विषय है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। प्रश्न एक है, वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। उत्तर है, वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन का अर्थ है गुरु के पास ले जाना। आगे है प्रश्न संख्या 2, जल संचयन की उपयोगिता बताइए। उत्तर है, जल संचयन बाढ़ और मिट्टी के कटाव को रोककर जल संरक्षण में मदद करता है। आगे है 3 प्रश्न, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक हैं। उत्तर है, छात्रों और किताबें और वर्दी प्रदान करना। दूसरा है, उनकी क्षमता अनुसार संसाधन उपलब्ध कराना। आगे है प्रश्न संख्या 4, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या हैं। उत्तर है, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण गरीबी और रोजगार के अवसरों की कमी है। आगे है प्रश्न संख्या 5, फ्राबेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, फ्राबेल की पद्धति में खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है जिससे बालक की आत्मक्रिया का विकास होता है। आगे है प्रश्न संख्या 6, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम है। तो प्लेटो द्वारा जो स्थापित संस्था का नाम है उसे आप कहते हैं प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक और द अकादमी। कोई भी एक लिख दीजिएगा, द अकादमी लिख दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, प्रयोजनवाद के किन्हीं 2 गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, गुण, शिक्षा में क्रियाशीलता को बढ़ावा देना। दूसरा है, विद्यालय का नया रूप। दोष है, शिक्षा का कोई निर्धारित उद्देश्य नहीं। और दूसरा है, सांस्कृतिक आदर्शों का अवहेलना। प्रश्न संख्या 8 है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की 2 मुख्य भूमिका बताइए। उत्तर है, पहला, विद्यार्थियों को स्वच्छता और प्राकृतिक वातावरण का महत्व बताना। और दूसरा है, पुस्तकालय में पर्यावरण सहित साहित्य उपलब्ध कराना। आगे है प्रश्न संख्या 9, बुनियादी शिक्षा का आरंभ किसने किया। उत्तर है, बुनियादी शिक्षा का आरंभ महात्मा गांधी ने किया था। प्रश्न संख्या 10 है, राज्य से क्या अभिप्राय है। उत्तर है, राज्य एक राजनीतिक संगठन है जो नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करता है। प्रश्न संख्या 11 है, मल्टीमीडिया क्या है। उत्तर है, मल्टीमीडिया विभिन्न माध्यमों द्वारा सूचनाओं को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। आगे है प्रश्न संख्या 12, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था। उत्तर है, प्लेटो ने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू की थी। आगे है प्रश्न संख्या 13, भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। उत्तर है, भूमंडलीकरण विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने की प्रक्रिया है। आगे है प्रश्न संख्या 14, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, लैंगिक समानता में पुरुष और महिला को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 15, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है। उत्तर है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना है। आगे है प्रश्न संख्या 16, रूसों का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर है, रूसों का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा में हुआ था। प्रश्न संख्या 17 है, सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है। उत्तर है, यह आदर्शवाद दर्शन का आधार वाक्य है जो कठोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न संख्या 18 है, वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, वैश्विक तापमान वृद्धि का अर्थ धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी से है। आगे है प्रश्न संख्या 19, मूल्य का क्या अर्थ है, किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। उत्तर है, जॉन जे काने के अनुसार मूल्य आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें समाज स्वीकार करता है। आगे है प्रश्न संख्या 20, पर्यावरण शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। उत्तर है, पर्यावरण शब्द परि और आवरण से मिलकर के बना हुआ है। प्रश्न संख्या 21 है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था। उत्तर है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। आगे है प्रश्न संख्या 22, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 23, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ लिखिए। उत्तर है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ सभी बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा उपलब्ध कराना है। आगे है प्रश्न संख्या 24, बौद्ध शिक्षा क्या है। उत्तर है, बौद्ध शिक्षा में प्राथमिक से उच्च स्तर तक की शिक्षा मठों में प्रवज्य संस्कार के माध्यम से दी जाती थी। आगे है प्रश्न संख्या 25,
शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। उत्तर है शिक्षा का सामान्य उद्देश्य व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण है। आगे है प्रश्न संख्या 26, औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। उत्तर है औपचारिक शिक्षा में विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 27, शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। तो उत्तर है शिक्षा के प्रभावी कारक परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य और जनसंचार है। आगे है प्रश्न संख्या 28, जनसंचार के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो उत्तर है जनसंचार के 4 साधन दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि हैं। आगे है प्रश्न संख्या 29, प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इनके प्रकारों का नाम बताइए। उत्तर है पर्यावरण से होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रदूषण कहलाता है। इसके प्रकार हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। आगे है ध्वनि प्रदूषण। और जो है दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था। उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर सृजन की वास्तविकता में विश्वास करते थे और उन्होंने सृजन की प्रकृति पर एक निश्चित दृष्टिकोण दिए। आगे है प्रश्न संख्या 31, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है किस प्रकार है। उत्तर है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम इस प्रकार त्रिमुखी प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 32 है दूरस्थ शिक्षा क्या है। उत्तर है दूरस्थ शिक्षा वह है जो हम घर पर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 33, बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझते हैं। उत्तर है बिस्मिल्लाह रस्म मुस्लिम समाज में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का धार्मिक अनुष्ठान है जिससे पहली बार कुरान पढ़ाई जाती है। आगे है प्रश्न संख्या 34, निषेधात्मक शिक्षा क्या है। उत्तर है निषेधात्मक शिक्षा में बच्चों को बुरी आदतों और सामाजिक कुरीतियों से बचाने पर बल दिया जाता है। इनमें नैतिक और अनुशासन सिखाया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 35, विद्यालय समाज का लघु रूप है स्पष्ट कीजिए। उत्तर है विद्यालय समाज का लघु रूप है क्योंकि इसमें समाज के विभिन्न वर्गों, संस्कृतियों और मूल्यों पर प्रतिबिंबित दिखाई देता है। आगे है प्रश्न संख्या 36, स्त्री के विषय में प्लेटो का क्या मत था। उत्तर है प्लेटो का मानना था कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने स्त्रियों को भी दर्शन और सैनिक शिक्षा देने का समर्थन किया था। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार आए हैं तो, क्योंकि दोस्तों वीडियो सभी देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 37 है जनसंख्या शिक्षा क्या है। उत्तर है जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 38, भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। उत्तर है भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व के देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से परस्पर जुड़े रहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 40, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है। उत्तर है शिक्षा का सार्वभौमिकरण सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव के शिक्षा का अधिकार देना जिससे शिक्षा सुलभ हो सके। आगे है प्रश्न संख्या 41, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। उत्तर है लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुष और महिला को समान अधिकार, अवसर और सामाजिक न्याय प्राप्त होना। आगे है प्रश्न संख्या 42, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जनशिक्षा क्या है। उत्तर है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप और हमारे पतन का कारण है। आगे है प्रश्न संख्या 43, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है। उत्तर है प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता जॉन डीवी थे। आगे है प्रश्न संख्या 44, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 प्रतिवेदन का शीर्षक व अध्यक्ष कौन थे। उत्तर है इसका शीर्षक शिक्षा और राष्ट्रीय विकास था और अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी थे। आगे है प्रश्न संख्या 45, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो उत्तर है प्रकृति दर्शन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के प्राकृतिक रूप से विकास की प्रक्रिया है। आगे है प्रश्न संख्या 46, बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। उत्तर है बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र काशी और तक्षशिला थे। आगे है प्रश्न संख्या 47, मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। उत्तर है मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य पहला है देशभक्ति की भावना का विकास करना, दूसरा है बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करना है। आगे है प्रश्न संख्या 48, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। उत्तर है
भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र वर्ड डिस्पैच को कहा जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 49, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? उत्तर है वैदिक काल में जब बालक शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो जाता था तो उनका उपनयन संस्कार कराया जाता था, जिसका अर्थ है गुरु के पास ले जाना या गुरु के समीप ले जाना। प्रश्न संख्या 50 है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? उत्तर है अगस्त 1987 को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की गई। आगे है प्रश्न संख्या 51, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिए? उत्तर है शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। आगे है प्रश्न संख्या 52, प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। उत्तर है प्लेटो की प्रमुख रचना का नाम है द रिपब्लिक। आगे है प्रश्न संख्या 53, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के उद्देश्य, पहला है वंचित वर्ग बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, दूसरा है आवासीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है। आगे है प्रश्न संख्या 54, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? आगे है इसका उत्तर है दोस्तों भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक NCTE तय करती है। आगे प्रश्न संख्या 55, शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। उत्तर है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। आगे है प्रश्न संख्या 56, शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर है शिक्षा के उद्देश्य, पहला है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, दूसरा है जन्मजात शक्ति का विकास। आगे है प्रश्न संख्या 57, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? उत्तर है वे छात्र जो नामांकन के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं उन्हें ड्रॉप आउट कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 58, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन का नाम लिखिए। उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन, पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे है प्रश्न संख्या 59, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। उत्तर है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, आगे है कारखानों को नदियों से दूर स्थापित करना। आगे है प्रश्न संख्या 60, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों को नाम लिखिए। उत्तर है 4 नैतिक मूल्य, पहला है निष्पक्षता, दूसरा है सम्मान, तीसरा है ईमानदारी, चौथा है सत्यता। प्रश्न संख्या 61 है बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है। उत्तर है महात्मा गांधी जी को बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है, जिसे हम वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 62, NCTE संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? उत्तर है NCTE से संबंधित उत्तर प्रदेश का प्रश्न संख्या 62 है NCTE से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? उत्तर है NCTE से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य दिल्ली से होता है। और आगे है प्रश्न संख्या 63, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। आगे है प्रश्न संख्या 64, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। उत्तर है बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य, पहला है बौद्ध धर्म का प्रचार, दूसरा है चरित्र निर्माण, तीसरा है मोक्ष प्राप्ति, चौथा है व्यक्तित्व का विकास। आगे है प्रश्न संख्या 65, बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। उत्तर है बुनियादी शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा से है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक हो। आगे है प्रश्न संख्या 66, छात्र और छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जन संचार साधन हैं? आगे है इसका उत्तर है दोस्तों टेलीविजन, चलचित्र, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि। आगे है प्रश्न संख्या 67, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? उत्तर है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय ताप वृद्धि कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 68, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और मानवता। प्रश्न संख्या 69 है जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है? उत्तर है वर्षा के पानी को तालाबों और छोटे जल स्रोतों में जमा करना। प्रश्न संख्या 70 है जल प्रदूषण को दूर करने का उपाय बताइए। उत्तर है पहला है नालियों का गंदा पानी नदियों में न डालना, दूसरा है नदियों में गंदे बर्तन और मरीजों के कपड़े न धोना, तीसरा है मृत पशुओं को नदियों में न बहाना, चौथा है नदी और तालाबों में
पशु न नहलाना। आगे है प्रश्न संख्या 71, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? उत्तर है वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का अर्थ विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से है। आगे है प्रश्न संख्या 72, बालिका शिक्षा का आशय बताइए। उत्तर है बालिकाओं को समाज में समान अवसर देकर शिक्षित करना। आगे है प्रश्न संख्या 73, औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। उत्तर है प्रश्न संख्या 73 है औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। उत्तर है औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों की आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करना है। आगे है प्रश्न संख्या 74, दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। उत्तर है दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य स्व अध्ययन को बढ़ावा देना है। आगे है प्रश्न संख्या 75, शिक्षा और समाज का संबंध बताइए। उत्तर है शिक्षा समाज का ज्ञान हस्तांतरण का माध्यम है जो सामाजिक विकास में योगदान करता है। आगे है प्रश्न संख्या 76, गांधी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। उत्तर है गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा आशय है बालक और मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना। आगे है प्रश्न संख्या 77, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर है जॉन डेवी ने कहा है कि शिक्षा में अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं, यह त्रिमुखी प्रक्रिया है। आगे है प्रश्न संख्या 78, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? उत्तर है औपचारिक शिक्षा वह होती है जो एक निश्चित ढांचे में विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के रूप में दी जाती है, जिसमें समय सीमा, परीक्षा और प्रमाण पत्र शामिल होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 79, परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? उत्तर है परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से अनौपचारिक शिक्षा द्वारा शिक्षा दी जाती है जो बिना निर्धारित पाठ्यक्रम के परिवार और समाज में प्राप्त होती है। आगे है प्रश्न संख्या 80, प्रयोजनवादी शिक्षा के दो उद्देश्य लिखिए। उत्तर है प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य, पहला है व्यवहारिक ज्ञान का विकास, यह शिक्षा छात्रों को जीवन की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान सिखाती है। दूसरा है समाज में योगदान, यह शिक्षा व्यक्ति को समाज के विकास में योगदान देने के लिए तैयार करती है। आगे है प्रश्न संख्या 81, बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? उत्तर है महात्मा गांधी। आगे है प्रश्न संख्या 82, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 को चियारा वाले इटली में हुआ था। प्रश्न संख्या 83 है समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। उत्तर है मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज व्यवहारों और मान्यताओं और परस्पर सहयोग की व्यवस्था है। आगे है प्रश्न संख्या 84, शिक्षा को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक लिखिए। उत्तर है शिक्षा को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक, तो इसमें हो जाएगा पहला परिवार और समाज व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। आगे है दूसरा विद्यालय और शिक्षक छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 85, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर है शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव के समान और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। आगे है प्रश्न संख्या 86, बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? उत्तर है बाल श्रम वह कार्य है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कराया जाता है और उनके शारीरिक, मानसिक या सामाजिक विकास को बाधित करती है। आगे है प्रश्न संख्या 87, जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा लिखिए। उत्तर है जनसंख्या शिक्षा का अर्थ है बच्चों और युवाओं को जनसंख्या से जुड़े मुद्दे के बारे में जागरूक करना। आगे है प्रश्न संख्या 88, वायु प्रदूषण के दो प्रमुख स्रोत लिखिए। उत्तर है वायु प्रदूषण के दो प्रमुख स्रोत, पहला है प्राकृतिक स्रोत, ज्वालामुखी विस्फोट और जंगलों की आग। दूसरा है मानव जनित स्रोत, वाहन प्रदूषण, उद्योगों से उत्सर्जन। आगे है प्रश्न संख्या 89, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? उत्तर है जल संरक्षण का तात्पर्य जल संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण पर नियंत्रण रखना है। आगे है प्रश्न संख्या 91, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक फ्रॉबेल। और आगे है प्रश्न संख्या 92, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रयोजनवाद रूढ़ियों, परंपराओं और अंधविश्वासों में आस्था नहीं रखता है। आगे है प्रश्न संख्या 93, प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो उत्तर है
सुकरात प्रश्न शिक्षण विधि के जनक सुकरात है। आगे है प्रश्न संख्या 94। आगे है प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न संख्या 95। फ्राबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किए? उत्तर है वर्ष 1839 में फ्राबेल ने किंडरगार्टन विद्यालय प्रारंभ किए। आगे है प्रश्न संख्या 96। समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर है पहला है बच्चों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना। दूसरा है शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल देना। तीसरा है वित्तीय सहायता प्रदान करना। आगे है नैतिक जानकारी प्रदान करना। आगे है प्रश्न संख्या 97। मूल्य का अर्थ लिखिए। उत्तर है मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य हैं। प्रश्न संख्या 98 है बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा और सामाजिक वातावरण। आगे है प्रश्न संख्या 99। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? उत्तर है वर्ष 1781 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा खोला। आगे है प्रश्न संख्या 100। बनारस में संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किए गए? उत्तर है वर्ष 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा किए गए। आगे है प्रश्न संख्या 101। मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? उत्तर है 2 फरवरी 1835 को। दोस्तों कुछ क्वेश्चन का नंबर हमने छोड़ा हुआ था तो वो इसीलिए जो है क्रम आगे जा रहा है, तो इससे कोई वो नहीं है, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 101। मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? उत्तर है 2 फरवरी 1835 को। आगे है 102। वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? उत्तर है सन 1854 में। आगे है 103। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? उत्तर है निरौपचारिक शिक्षा में सभी आयु वर्ग के लोगों को सीखने के अवसर मिलते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पर पीडीएफ अभी डाल दे रहे हैं तुरंत, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो सभी लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।